चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये जो अभी हमने क्वांटम संख्याएं देखी, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं का साइज बताती है, यानी कि ये मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, और उससे संबंधित ऊर्जा के बारे में भी हमें मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलता है। एजीम्यूथुअल क्वांटम संख्या हमें मुख्य ऊर्जा स्तर के उप ऊर्जा स्तरों के बारे में बताती है, यानी सब एनर्जी लेवल्स के बारे में बताती है, और ये उनके सब शेल के आकार के बारे में भी बताती है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो सब शेल में उपस्थित ऑर्बिटल्स के बारे में हमें जानकारी देती है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है यानी चक्रण क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है। यानी हम कह सकते हैं कि इन क्वांटम संख्या से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण पता लगा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में किसी भी परमाणु में ऐसे कोई दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान हों। तो जो क्वांटम संख्याएं हैं वो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपको बता रही हैं। जिस तरीके से यदि मुझे आपके घर एक लेटर डालना है कि आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने वाला है, तो मुझे 4 चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका नाम, दूसरा आप किस कॉलोनी में रहते हैं, तीसरा वो कॉलोनी किस शहर में आती है, और वो शहर किस प्रदेश में आता है। तो यदि ये 4 चीजें पता हो तो वो लेटर आपके घर तक पहुंच जाएगा, यानी ये 4 चीजें आपके घर का एड्रेस क्लियरली बता रही हैं। ठीक उसी तरीके से ये 4 क्वांटम संख्याओं की मदद से हम इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में पता लगा लेते हैं। तो यदि इन 4 क्वांटम संख्याओं में से मान लीजिए कोई 3 क्वांटम संख्याएं समान हैं, तो चौथी क्वांटम संख्या तो अवश्य ही अलग होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान हों। तो क्वांटम संख्याओं से हमें किसके बारे में जानकारी मिली? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में जानकारी मिलती है। अब थोड़ा और डिटेल में जाएं तो हमने देखा था कि जब हाइड्रोजन एटम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो साई की वैल्यू है वो किस किस पर डिपेंड करती है? वो आर पर भी डिपेंड करती है, और एंगुलर फंक्शन थीटा और फाई पर भी डिपेंड करती है। यानी कि एक रेडियल फंक्शन होता है और एक एंगुलर फंक्शन होता है, और इन दोनों से मिलकर हमें हाइड्रोजन का टोटल वेव फंक्शन पता चलता है। तो जो साई आर है वो केवल उसकी वैल्यू आर पर डिपेंड करती है, जबकि साई थीटा और फाई यानी जो एंगुलर फंक्शन है वो थीटा और फाई पर भी डिपेंड करता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के ये जो हल हमको मिले, जो साई के मान मिले, उस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी दी गई ऊर्जा के लिए कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। जैसे हमने कहा n बराबर 1, तो n बराबर 1 के लिए साई की केवल एक ही वैल्यू आती है, साई 1s, यानी कि n बराबर 1 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। जबकि यदि n बराबर 2 है तो उस कंडीशन में साई की 2 वैल्यू आती हैं, साई 2s और साई 2p, है ना। तो साई 2s के लिए एक हल है और साई 2p के लिए फिर से 3 हल निकलते हैं, यानी कि जो p होता है वो p 3 ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन एटम के सभी पॉसिबल ऑर्बिटल्स की संख्या को हम क्वांटम नंबर्स की मदद से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन एटम के लिए ऐसे कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हैं और हमें अनंत संख्या में ऑर्बिटल्स प्राप्त हो सकते हैं, पर जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने सिर्फ जो पहले 14 हल निकले उन्हीं पर स्टडी की और उनके रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन के आपको व्यंजक दिए। यहाँ आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में जो फर्स्ट 14 सॉल्यूशन निकले उसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन के फॉर्मूले डिराइव किए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब
इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यदि हम तरंग फलन को और तरंग फलन के त्रिज्यीय भाग को यानी रेडियल फंक्शन को n और l क्वांटम संख्याओं की कुछ वैल्यू के लिए r के अगेंस्ट प्लॉट करें तो हमें इस प्रकार की कर्व मिलते हैं। तो हमने क्या किया है, रेडियल फंक्शन को साई r को किसके अगेंस्ट प्लॉट किया है, डिस्टेंस के अगेंस्ट, है ना। तो हमको कितने सारे, देखिए n बराबर 1 के लिए सिर्फ एक कर्व मिल रहा है, n बराबर 2 में चूंकि 2 सब शेल होते हैं तो एक l बराबर 0 के लिए और एक l बराबर 1 के लिए मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से n बराबर 3 में l की 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो पहला जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो l बराबर 0 के लिए है, दूसरा l बराबर 1 के लिए है और तीसरा l बराबर 2 के लिए है। तो इस तरीके से n और l क्वांटम संख्याओं के लिए कुछ हमने यहाँ पर प्लॉट किए। पर हम जानते हैं कि जो साई की वैल्यू है वो तो सिर्फ एम्पलीट्यूड को बताती है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पर हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को हम किससे बताते हैं, हम साई स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। तो यदि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि r से r प्लस डी आर की रेंज में, मान लीजिए r और r प्लस डी आर की दो रेडियस के कॉन्सेंट्रिक सेल हमारे पास हैं और इलेक्ट्रॉन वहां उपस्थित है, तो उसकी प्रायिकता हम कैसे बताएंगे। तो हमें इन दोनों सेल के जिसकी रेडियस r और r प्लस डी आर है उनके बीच का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, आयतन लेना पड़ेगा। तो वो आयतन कितना होगा, वो आयतन होगा 4 पाई r स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो 4 पाई r स्क्वायर डी आर के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि डी आर बहुत छोटी राशि है, बहुत ही इसका अमाउंट कैसा है, छोटा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर। तो इसे हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। ये क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो यदि अब हम इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को विभिन्न ऑर्बिटल के लिए नाभिक से दूरी के अगेंस्ट हम प्लॉट करें तो आपको देखिए इस तरीके के कुछ ग्राफ दिखाई देंगे। यहाँ पर जो विभिन्न ऑर्बिटल हैं n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3 के लिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को नाभिक से दूरी के अगेंस्ट जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को इन प्लॉट में दर्शाया गया है। तो पहले चित्र से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन के n बराबर 1 के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी, 0, अर्थात इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ s ऑर्बिटल में। ठीक इसी तरीके से n बराबर 2 है तो l की वैल्यू क्या होंगी, 0 और 1। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, 2s और 2p का कर्व आपको दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरीके से n बराबर 3 है तो यहाँ l की 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो l बराबर 0 के लिए ऊपर वाला, l बराबर 1 के लिए दूसरा और l बराबर 3 के लिए तीसरा कर्व इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। तो अभी तो हमने ये क्या देखा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि उसकी प्रायिकता के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब चूंकि इसमें एंगुलर पार्ट भी है तो वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट क्या बताता है। तो यदि हम 1s की बात करें या s ऑर्बिटल की बात करें तो देखिए जो s ऑर्बिटल है उसकी वैल्यू सिर्फ r पर डिपेंड करती है, वो थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करती। यानी s ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, उनके लिए कोई थीटा और फाई नहीं होता। जबकि p और d ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन है वो r पर तो डिपेंड करते ही हैं, साथ साथ थीटा और फाई पर भी डिपेंड करते हैं, इसलिए वो किसके, थीटा और फाई के भी फंक्शन होते हैं। तो यदि हम विभिन्न तरंग फलन के कोणीय भागों पर निर्भर करने वाले ऑर्बिटलों के आकार को यहाँ प्रदर्शित करें और उनमें
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को निरूपित करें तो इस तरीके के ग्राफ आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये p ऑर्बिटल को बता रहा है। हम जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को 3 तरीके से अरेंज करते हैं। px डायरेक्शन, यानी x डायरेक्शन में है तो उसे px कहते हैं, y डायरेक्शन में है तो उसे py कहते हैं, और z डायरेक्शन में है तो pz। तो ये एंगुलर ऑर्बिटल फंक्शन है। और यहाँ पर आप d ऑर्बिटल देख रहे हैं। तो जैसा पहले भी बताया कि d ऑर्बिटल भी r के साथ साथ थीटा और फाई पर डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये अपने आप को 5 तरीके से ओरिएंट कर लेता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट d ऑर्बिटल्स के आकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो क्वांटम नंबर है उनकी सहायता से हम किसी एटम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम ना केवल रेडियल फंक्शन के बारे में बल्कि एंगुलर फंक्शन के बारे में भी हमें वहाँ पर पूर्ण जानकारी मिलती है।